हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो आज हम अपना सेकेंड लेक्चर जो है वो करने जा रहे हैं। ये आपका साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कल की वीडियो में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे। तो ये जो सीरीज़ रहेगी साइकोलॉजी वाली, ये जितने भी टैट होते हैं हिमाचल के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या फिर केवीएस एनवीएस की बात भी कर सकते हैं हम। सीटेट की भी कोई तैयारी कर रहा है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हैं चाहे वो अपने नेशनल लेवल के हैं, ठीक है, तो सभी में बीएड वाला जो पार्ट है वो तो कॉमन ही है, साइकोलॉजी वाला पार्ट। तो ये सभी के लिए वीडियो क्या रहेगी, हेल्पफुल। स्पेशली ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एचपी टैट वालों के लिए, क्योंकि ये उनके क्वेश्चंस है। बाकी सीटेट वाले भी देख सकते हैं इन वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय फ्रूइड। तो मैंने अपने थ्योरी लेक्चर में, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ फ्रूइड पढ़ ली है, मैंने बताया था, अगर बच्चों ने मेरा थ्योरी लेक्चर देखा है, कि जो फ्रूइड थे वो किसके, कौन सी साइकोलॉजी के फाउंडर है, वो हमारे पास है साइको एनालिसिस या मनोविश्लेषण। ठीक है, कौन से स्कूल की स्थापना करी थी फ्रूइड ने, मनोविश्लेषण, जो कि आपका है साइको एनालिसिस। बाकी अगर हम बात करें न्यू बिहेवियरिज्म, ठीक है, न्यू बिहेवियरिज्म, इसके फादर की बात करें तो नव व्यवहारवाद है ना, तो इसके फादर हैं आपके एडवर्ड सी टॉलमैन। ठीक है, कौन है इनके फादर, एडवर्ड सी टॉलमैन। न्यूरो साइको एनालिसिस की बात करें तो इसके फादर हैं आपके हार्ल्ड स्कर्ल स्कूट्स हैंके। ठीक है, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फादर के ऊपर क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो सीडीपी की जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है साइकोलॉजी की, उसमें मैंने फादर्स, जो भी इंपॉर्टेंट फादर्स हैं जिनके क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने वो वहाँ पे एज अ नोट्स प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, अगर किसी को नोट्स चाहिए होंगे उस वीडियो के, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी वो नोट्स। बाकी आप वैसे खुद के नोट्स बनाना चाहते हो तो वीडियो देख के बना सकते हो नोट्स। ठीक है, बाकी बोलती तो मैं ऐसे ही हूँ कि जो भी, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका सॉफ्ट कॉपी, तो टेलीग्राम चैनल में उनको मिल जाएगा। जो तैयारी कर रहा है तो वो खुद से पहले इन क्वेश्चंस को क्या करे, अटेम्प्ट करे। Dash of the test refer to consistency of a score obtained by an individual on the same test on two different equations। मतलब कि वो कौन सा, मतलब हम उस टेस्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो टेस्ट की क्या है जिसमें बच्चा अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है, क्या मेंटेन करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। ठीक है, तो उसको उसको हम बोलते हैं अपनी रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं हम उसको, रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है बच्चा। मतलब अगर उसके 5 मार्क्स आए थे, पहले जो टेस्ट था उसमें 10 में से, तो डिफरेंट सिचुएशन पे लिया गया, उस पर भी उसके 5 आए, नेक्स्ट लिया गया 5, मतलब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो टेस्ट कैसा है, रिलायबिलिटी। उसके बाद अगर हम वैलिडिटी की बात करें या वैधता की बात करें, वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो बच्चा रिजल्ट दे रहा है वो कितना एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब है कि जो हमें फाइनल हम चाहते हैं कि वो आंसर हमें मिले। फॉर एग्जांपल हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जो वैल्यू है वो 7 है, आंसर जो है वो 7 है, तो बच्चे की वैल्यू वो कितना एक्यूरेट है, वो 7 के कितना क्लोज आ रहा है। ठीक है, तो वो होगी एक्यूरेटी। तो अगर ऐसा होता है तो वो टेस्ट होगा वैलिडिटी, और हिंदी में बात करें तो वैधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर एंड कोफ्ता। ठीक है, कोहलर एंड कोफ्ता बिलीव्ड लर्निंग टू बी अ फंक्शन ऑफ। तो कोहलर एंड कोफ्ता की थ्योरी भी है हमारे पास। कोहलर की कौन सी है, वो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, या फिर उसको अंतर्दृष्टि बोलते हैं हम। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी थी अगर हम बात करें तो इनसाइड की थ्योरी, इसमें एक चीज़ ये है कि इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर क्या करा था, एक्सपेरिमेंट। किसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर, और उसका नाम क्या था, सुल्तान। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकता है कि किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और उसका नेम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल का मतलब क्या है, संवेदी माध्यम कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है, तो सेंसरी ऑर्गन की बात करूँ तो वो कौन सा, आईज, नोज, स्किन हमारे पास, ईयर, ये सारे हमारे सेंसरी। स्किन सेंसरी क्या है, ये अपना बोल सकते हैं ऑर्गन। तो ये इनका माध्यम क्या है, विजन भी है आईज का, हेयरिंग है ईयर का, टच है स्किन का, विच मीन्स आंसर क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी या हम बोले सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार डैश के द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर हम बात करें सोशल लर्निंग थ्योरी ये दी किसने थी, तो अगर हम बात करें ये दी किसने थी, एल्बर्ट बंडूरा ने, एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो ये कैनेडियन, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो इन्होंने बिलीव क्या करा था कि जो बच्चा है वो अपने समाज से सीखता है, ठीक है, सोशलाइजेशन दैट इज़ योर समाजीकरण, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गेम है आपके पास, लाइक है बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल, तो बच्चा क्या कर रहा है, उसको टीवी से देख रहा है, मतलब अपनी सोसाइटी, टीवी इज ऑल्सो सोशलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, टीवी हमारा सोशलाइजेशन फैक्टर हो गया। या फिर वो कहीं पे भी हम बोल सकते हैं इंटरनेट पे देखता है कि बेसबॉल को ऐसे, एक्चुअल में उसने कभी भी रियल प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ऐसे, बट जैसे हम बच्चे के हाथ में बेसबॉल और बॉल पकड़ाएंगे तो वो वैसा कर लेगा, मतलब वो बेसबॉल की गेम को जानता है, ठीक है। तो वो कैसे जानता है, अपनी सोसाइटी थे, तो ऐसा सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया गया था। और एक चीज़ है जो एल्बर्ट बंडूरा है, बी फॉर बंडूरा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी दिया था, एक बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोबो डोल एक्सपेरिमेंट कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग, डैश की समानता पसंद का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है, ठीक है। तो मतलब किसी को आप लाइक कर रहे हो तो कौन सा फैक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी को लाइक करने के लिए, ठीक है। फर्स्टली हम बोल सकते हैं कि फेशियली, मतलब अगर कोई हमें देखने में अच्छा लग रहा है तो हम उसको लाइक कर सकते हैं, राइट। बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर फेशियल नहीं है, फिजिकल है, फिजिकली शारीरिक रूप से फिट है कि नहीं है, मतलब बंदा देखने में बहुत सुंदर है बट वो हैंडीकैप्ड है, चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, ठीक है, सुन नहीं सकता है, तो क्या हम उसको लाइक करेंगे, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, वो अलग किस्म के इंसान होते हैं कि जो उनको लाइक कर सकते हैं। बट अगर एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो क्या है एक डिटर्मिनेंट फैक्टर हमारे पास लाइकिंग का, फिजिकल, शारीरिक, ठीक है। क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक, सृजनात्मक लोग कैसे कैसे सोचते हैं, वो कैसे सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी उनकी क्या होती है, सोच होती है। अब सारी का मतलब क्या है कि उनके पास क्या है, क्वेश्चन एक है, मतलब वो क्या बनाते हैं कि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन के, ठीक है। तो वो होती है हमारे पास डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि लाइट डाइवर्ज करती है ना, तो वहाँ से भी याद कर सकते हो कि एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर, तो ऐसे ही क्रिएटिव पीपल सोचते हैं, राइट। उसके बाद कन्वर्जन का मतलब होता है, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है कि ऐसे लाइट हमारी कन्वर्ज कर रही है, एक पॉइंट पे फोकस कर रही है, मतलब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर है, ठीक है। तो वो थिंकिंग कैसी हुई, कन्वर्जन थिंकिंग, पॉजिटिव नेगेटिव का आपको आइडिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसेनिक वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट। देखो यहाँ पे आया आपका कि जो आइसेनिक है हमारे पास वो कौन से साइकोलॉजिस्ट थे। तो अगर हम आइसेनिक की बात करें तो वो आपके ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और आइसेनिक कौन से, मतलब अगर हम साइकोलॉजी की वो बात करें अपना कि कौन से टर्म में थे, तो इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, तो इन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी थी आपकी, ठीक है। क्या दी थी, पर्सनैलिटी थ्योरी। और अगर कोई पूछे पर्सनैलिटी जो है उसके फादर कौन है, ठीक है, तो उसके फादर है आपके गार्डन एल्प्रोट। कौन है उसके फादर, गार्डन एल्प्रोट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे फाउंडर बिहेवियरिज्म के, हमारे पास जेबी वॉटसन, ठीक है, पूरा नाम है इनका जेबी वॉटसन। बाकी अगर हम बात करें वुंडेट, तो जो वुंडेट है ये हमारे साइकोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी के भी ये फादर हैं। उसके बाद जेम्स, अगर हम बात करें अपने जेम्स की, विलियम जेम्स की, ये अमेरिकन साइकोलॉजी के, इसके फादर हैं ये हमारे पास अमेरिकन साइकोलॉजी के। और अगर हम थॉरनडाइक की बात करें तो थॉरनडाइक ने थ्योरी दी थी कौन सी, ट्रायल एंड एरर, ठीक है। और उसके बाद और किसके लिए फेमस है ये थॉरनडाइक, ये किसके फादर है हमारे पास, एजुकेशनल साइकोलॉजी के, किसके फादर है, एजुकेशनल
साइकोलॉजी के। तो ऑप्शन से भी आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिल रही है, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू क्रमबद्ध निरीक्षण विधि से डैश के समान है। मतलब अगर हम सिस्टमेटिक अपना ऑब्जर्वेशन मेथड कर रहे हैं तो वो कौन से मेथड के इक्वल होता है, मतलब उस कौन से मेथड में हम ऐसा देखते हैं, तो वो है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। बिकॉज इसमें हम सिस्टमेटिक वे में चलते हैं कि जैसे हमारा प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तो सिस्टमेटिक वे हो गया। तो इसीलिए इसको सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो मैंने मेथड्स के बारे में भी बताया हुआ है कि कौन से मेथड में कौन सी चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर हम बात करें ओल्डेस्ट मेथड की, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, तो वो है हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन। कौन सा मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है साइकोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी ये थ्योरी आपके, अगर हम बात करें स्किनर ने। तो स्किनर क्या थे, अगर हम उसकी बात करें बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवाद थे, वो व्यवहारवादी थे, ठीक है। उसके बाद थोरनडाइक का मैंने बता दिया, थोरनडाइक क्या है, एरल एंड ट्रायल की थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हल, तो ये हल जो है हमारे पास इन्होंने दी थी ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी, ड्राइव एंड रिडक्शन थ्योरी। उसके बाद मिलर की बात करें हम, तो ये हमारे पास इन्होंने कॉग्निटिव जो स्कूल है, या हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को मतलब क्या रोल फाइंड आउट करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा था, ठीक है। बाकी अगर हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस चलती है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस चलती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को अगर हम बोलें इसका और नाम क्या है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। तो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, नॉलेज ऑफ ए रिजल्ट इज सेम एज, परिणाम का ज्ञान डैश के अनुरूप होता है, ठीक है, डैश के अनुरूप होता है। तो वो किसके अनुरूप होता है, नॉलेज, मतलब हम नॉलेज इनमें से किस चीज़ से, अपना लर्निंग से, अधिगम से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वयं में सिमट जाना एक विकासात्मक व्याधि है जिसे डैश कहते हैं। विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज ऑटिज्म। क्या बोलते हैं उसको, ऑटिज्म, स्वालीनता, खुद में ही खोए रहना, ठीक है। एंटी सोशल तो नहीं है, सोशल एंटी सोशल मतलब सोसाइटी से हट के, उसके एंटी, जो भी सोसाइटी बोल रहे हो उसके उल्टा आप करो, वो एंटी सोशल बिहेवियर। मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, मतलब मेंटली जिनको प्रॉब्लम्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो वैसा तो ये कुछ नहीं है, सिंपली ऑटिज्म है, खुद में ही समा जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन एज डैश एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। विकास परिवर्तन का एक ऐसा प्रतिरूप है जो डैश से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत गतिशील रहता है। तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, जब भी जो एक मदर होती है वो कंसीव करती है, मतलब कंसेप्शन के टाइम से ही, गर्भधारण के टाइम से भी हम बोल सकते हैं कंसेप्शन टू थ्रू आउट द लाइफ डेथ, हमारी जो डेवलपमेंट है वो चलती है। बाकी नेक्स्ट अगर हम देखें, द क्रिएटिव पोटेंशियल, क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, कि जो सृजनात्मक क्षमता है कि कैसे आप एक क्रिएटिव पीपल की तरह सोच सकते हो, तो वो हमारे में कैसे आ सकती है, बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। क्योंकि अगर उसको बताया जाएगा कि जो क्रिएटिव पीपल है वो ऐसे सोचते हैं, उसको वैसी सिचुएशंस दी जाएंगी, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग के अंडर आ जाता है, सही प्रशिक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपटीशन से कोई भी क्रिएटिविटी की जो वो नहीं आएगी, एक्टिविटी से हो सकता है बट उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्टिविटी हम कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है। बाकी पनिशमेंट से तो बिल्कुल भी नहीं, उससे तो नेगेटिव बच्चे में बिहेवियर आता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड इज़ अ पॉपुलर टर्म विच इज़ रिलेटेड टू, कि जो हमारे पास एटीट्यूड है वो किससे रिलेटेड है,
मतलब अगर हम बात करें, अभिवृत्ति एक प्रसिद्ध शब्द है जो कि किससे संबंधित है, हमारे अधिगम से। ठीक है, किससे संबंधित है, आपकी लर्निंग, या हम बोल सकते हैं अधिगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आरबी केटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज। तो आरबी केटल ने क्या बनाया था, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी जो थे के फादर कौन थे, मैंने पीछे बताया था, गार्डन एल्फ्रोट, यस राइट। तो इन्होंने कौन सी, किसके लिए फेमस है वो, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स के लिए, राइट। उसके बाद अगर हम टीएटी की बात करें तो हमारे पास जो टीएटी है उसका मतलब होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन थ्योरी, थीमेटिक एप्रिसिएशन थ्योरी। और वैट की बात करें, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, मतलब अगर हम देखें ये जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, 16 फैक्टर थ्योरी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी वॉज गिवन बाय आरबी केटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13-year-old यूथ डज अ लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर ही विल बी कंसिडर। मतलब 13 वर्ष का युवा कोई भी नियम तोड़ने वाला व्यवहार करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाल अपराधी। बिकॉज आफ्टर 18 हम उसको बोल सकते हैं कि वो अपराधी है, अदरवाइज उसको हम बाल अपराधी या फिर जुवेनिल डेलिंक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ। तो इनकोडिंग क्या, किस चीज़ का प्रोसेस है, वो हमारे पास मेमोरी, स्मृति का प्रोसेस है। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मतलब कुंठा का मुख्य स्रोत, कैसे बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आती है। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर कि सिचुएशंस कैसी है जो बच्चे को लाइक नहीं करता है, लाइक, ठीक है, तो वो हो सकता है। पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फैमिली में कैसा इन्वायरमेंट है या फैमिली कैसे उसको ट्रीट कर रही है, तो वो पर्सनल फैक्टर के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब उसको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डर हैं जो उसका, वो भी उसके फ्रस्ट्रेशन का रीज़न हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑल ऑफ अबव है वो इसका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविज्ञान की वह शाखा जो सामाजिक स्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है वो है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम उसको, सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, सोसाइटी की सिचुएशंस के बारे में बताता है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कि जिसको संवेगात्मक एंड अभिप्रेरणात्मक समस्याएं होती है तो वो उसको हम किसके साथ, कौन से साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास। बाकी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉम्युनिटिव साइकोलॉजिस्ट ये इन चीज़ों पे वर्क नहीं करते हैं। While running, which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance? मतलब हमारी जो बॉडी है उसका जो फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, हम वॉक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जो हमारी एक तरह से ऐच्छिक क्रियाएं हैं, राइट, ये ऐच्छिक क्रियाएं होगी जो अपने, मतलब अगर हम बोलें कि अपने उससे करते हैं हम, आई थिंक हम बोल सकते हैं कि अपनी अपनी इच्छा से करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। तो वो डिपेंड करती है हमारे पास सेरेबेलम। तो सेरेबेलम अनुमस्तिष्क इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। बाकी अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगटा की, या फिर मेडुला ऑब्लोंगटा ही इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये हमारी जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब जैसे हमारे पास खाने का डाइजेस्ट होना, यॉर्निंग होगी, ठीक है, छींक मारना, उबासी लेना, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें के अनैच्छिक, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी में हो रही है। ठीक है, तो इन क्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगटा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी। बात करूँ मैं पियाजे थ्योरी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके पास, राइट। तो इसकी स्टेजेस के ऊपर देखो कि हाँ ये स्टेजेस कौन कौन सी है, उसके बाद कौन सी स्टेज में, कौन सी स्टेज कौन से ईयर में होती है, और कौन सी स्टेज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चा कौन सी लर्निंग कर रहा है उस स्टेज को, और क्या बोलते हैं। तो ये चीज़ें पियाजे की थ्योरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर हम बात करें जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी आपकी होती है 0 to 2 ईयर वाली एज। तो वो जो ईयर है ये कौन सी स्टेज में आता है, प्री ऑपरेशनल, सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज में। ठीक है, तो 0 to 2 प्री ऑपरेशनल हमारी 2 to 7 होती है,
उसके बाद अगर हम कॉन्क्रीट की बात करें वो 7 to 11 होती है। उसके बाद फॉर्मल जो है वो 15 to 11 होती है, औपचारिक क्रियात्मक स्टेज जो है आपके पास, ठीक है। तो पियाजे जो थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो पियाजे है इसी ने जो बोला था कि जो बच्चा है वो क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसके फादर भी कौन है हमारे पास, जीन पियाजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बिलीव इन द परमानेंस ऑफ ए सर्टेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ ए सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड। बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थितियों तथा वस्तुओं के कुछ गणों में स्थायित्व और अपरिवर्तनता का विश्वास डैश कहलाता है, कंजर्वेशन, संरक्षण। मतलब बाहर कैसे सिचुएशंस है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट है, उससे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है या किसी भी इंडिविजुअल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब वो कंजर्व हो चुका है, यानी कि वो संरक्षण के अंडर आ चुका है आपका। Maslow model of a hierarchy needs, which need is that bottom of it। मैज़लो द्वारा दिए गए आवश्यकताओं के अनुक्रम में सबसे तल में नीचे में कौन सी आवश्यकता आती है। तो मैज़लो ने हायरार्की दी थी, ठीक है, तो हायरार्की दी थी। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ मैज़लो को, P² मतलब ये इसकी क्या है, एस्टीम नीड। P से स्टार्ट, सबसे नीचे से P हमारे पास साइकोलॉजिकल नीड्स होगी। उसके बाद अगर हम बात करें S² का मतलब है कि S2 हो गया, ठीक है। S² का मतलब क्या हो गया, मतलब स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया है कि स्क्वायर का मतलब है हमारे पास यहाँ पे 2। तो S फॉर सेफ्टी नीड। देखो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब क्या है कि जिसके बिना हम नहीं रह सकते, वाटर, फूड, ठीक है, स्लीप, ये वार्मनेस, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल नीड्स में आ गई। नेक्स्ट S जो है वो आपकी सेफ्टी नीड है, जिसको सुरक्षा, वो सेफ्टी में क्या आ गया कि पर्सनली फाइनेंशियली आपको स्टेबल होना है, यानी कि कैरियर। उसके बाद आती है आपकी सोशल नीड्स, ठीक है, सोशल नीड। तो सोशल नीड का मतलब होता है हमारे पास कि आपको रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट होती है, फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, इंटीमेसी की। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ई फॉर एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब है आपके पास सम्मान, मतलब इसमें क्या है कि आपको फ्रीडम चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, अटेंशन चाहिए, कॉम्पिटेंस चाहिए। और लास्ट में जो सबसे ऊपर ऐसा है उसका मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब जो बच्चा मतलब जो भी है, मतलब पर्सन है, उसने सब कुछ अचीव कर लिया। तो जो पर्सन सब कुछ अचीव कर लेता है मतलब वो कैसा, सत्संगी टाइप का हो गया, मतलब उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो वैसा हो जाता है। अचीविंग फुल पोटेंशियल बोल सकते हैं, सीकिंग हैप्पीनेस, वो खुश रहेगा। तो सबसे नीचे में कौन सी आई, साइकोलॉजिकल नीड, दैट इज़ अ शरीर क्रियात्मक, मतलब हमारी बॉडी क्रिया करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की, वाटर की, स्लीप की, वार्मनेस की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेस ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, की जो हमारे पास फिट्स के अनुसार कौशल अर्जन का चरण है, कि जो कौशल अर्जन का चरण है वो क्या है हमारे पास, वो कॉग्निटिव भी है, ऑटोनोमस भी है, एसोसिएटिव भी है, मतलब वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव, अप्रोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when a student come back home after having scolded by his teacher start quarreling with his sibling on any pretext, this is called, मतलब जब किसी बच्चे को डांटा जाता है उसके टीचर के द्वारा, तो वापस आकर उन्हें भाई बहनों के साथ किसी भी बहाने से लड़ाई शुरू कर देता है, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। मतलब वो चीज़ डिस्प्लेस होगी, टीचर की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बच्चे में दिखी, ठीक है। टीचर में भी ऐसा होता है ना कि कई बार क्या होता है कि अगर वो घर से फ्रस्ट्रेट होके जा रहा है तो वो बच्चों पे जाके गुस्सा निकालता है, तो दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैवलो कंडीशनिंग क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज, तो पैवलो की बात करें हम तो पैवलो हमारे क्या है, बिहेवियरिस्ट, ठीक है। पैवलो क्या है हमारे, बिहेवियरिस्ट या फिर व्यवहारवादी। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी हमारे पास स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स, मतलब हमने पहले स्टिमुलस दिया उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो जो फूड है, फूड हमारे पास कौन सा स्टिमुलस है, अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक, मतलब शॉर्ट में अगर हम समझे। और एक बात कि
कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर करा था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर करा था। और जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था रैट और पिजन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। पैवलो ने करा डॉग के ऊपर, और ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर ने दी थी उन्होंने किस पे करा था, रैट पे या फिर पिजन पे। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, ठीक है, राइट, आपके पास छोटा बच्चा है, तो जैसे उसको इंजेक्शन लगता है, ठीक है, उसको क्या हुई, पेन, तो पेन हुई तो वो क्या करता है, क्राइंग। तो जो पेन है ये क्या हुई, आपकी नेचुरल स्टिमुलस हुआ कि उसको पेन दी गई तब वो रोता है। तो मतलब अनकंडीशनल हम बोल सकते हैं स्टिमुलस, तो उससे क्या आया, कंडीशनल रिस्पॉन्स हमारे पास, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अब 2-3 बार बच्चे के साथ ये हो गया। अब जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो क्या हुआ कि हम उसको जैसे ही निडल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, निडल दिखाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, क्राइंग। तो निडल यहाँ पे क्या हुई, कंडीशनल स्टिमुलस, और हमें मिल क्या रहा है, हम बोल सकते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब क्या है कि जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस दी जा रही, अनकंडीशनल स्टिमुलस का, कंडीशनल स्टिमुलस का मतलब है नेचुरल रिस्पॉन्स। तो फूड क्या है हमारा, एक नेचुरल स्टिमुलस होता है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये इंपॉर्टेंट है, पैवलो और स्किनर की जो थ्योरी है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्नर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसके बाद अगर हम देखें थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ये किसने दी थी, ये दी थी आपके थर्स्टन ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रायआर्की थ्योरी, त्रिचापीय सिद्धांत, ये किसने दिया था, ये रोबोट स्टेनबर्ग ने। और जो 2 फैक्टर थ्योरी है ये किसने दी थी, ये दी थी चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने, जैसे यही बना हुआ है, कौन सी थ्योरी दी है, 2 फैक्टर थ्योरी, या फिर 2 फैक्टर थ्योरी इज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, कैसे भी बन सकता है। तो ये आपके बहुत ही 30 जो थे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपके साइकोलॉजी पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साइकोलॉजी पार्ट के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो ये जो वीडियो है वो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।